हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से प्यार करवाने के लिए। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये हमारा 5वां टॉपिक है। इससे पहले हमने कवर किया गैमेटोजेनेसिस। आज हम जानेंगे आफ्टर गैमेटोजेनेसिस कैसे जो दोनों गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, एंड कैसे बाद में जाके वो जाइगोट इम्प्लांट होता है इन द फीमेल यूट्रस। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, और इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड, यानी कि जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हाफ है, यानी कि 23 है। हैप्लॉइड मेल गैमेट with the same haploid female gamete, ठीक है। तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जैसे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर बताया था, कौन सी होती है? द एम्पुलरी रीजन, ठीक है। दो अपनी जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, that is our ampullary region of which of the fallopian tube, ठीक है। तो हमें पता लग गया भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कहां होता है। जैसे अब इसके अंदर देखो, ठीक है, आफ्टर द इंटरकोर्स जो हमारी ये जो स्पर्म है इनकी एंट्री हो जाती है थ्रू द वजाइनल कनाल एंड देन दे गोज टू द सर्विकल कनाल, ठीक है। अब जैसे ही सर्विकल कनाल को पार करके ये यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं, कुछ स्पर्म लेफ्ट ओवरी में चले जाते हैं, कुछ राइट ओवरी में चले जाते हैं। बट इस केस में देखो ओव्यूलेशन कौन सी ओवरी से हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मंथ में एक ही ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इफ अगर एक बार लेफ्ट वाली कर रही है देन अगले मंथ राइट वाली करेगी, या फिर हो सकता है कि दोनों मंथ लेफ्ट वाली करे, सिर्फ एक ही ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में, क्या होगा इफ दोनों साइड की ओवरीज एग रिलीज कर दे एक साथ? तो बेटा जो हमने केस पढ़ा है ना ट्विंस का, एक साथ जो ट्विंस पैदा होते हैं, ठीक है, उसमें यही होता है कि दोनों ओवरीज एग प्रोड्यूस कर देती हैं, स्पर्म एंट्री हो जाती है और दोनों ही एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्पर्म गया लेफ्ट साइड को, इधर हमारा ओव्यूलेशन कहां हुआ है? राइट साइड को, सॉरी राइट साइड को ओव्यूलेशन हुआ है। स्पर्म जो राइट साइड को एंटर करेगा वो देखो वो पहुंचेगा हमारे इस वाले रीजन के अंदर, और इस रीजन का नाम क्या है हमारा? द एम्पुलर रीजन, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन पढ़ा था ना हमने। ये वाला हमारा होता है इस्थमस, ठीक है, ये वाला रीजन हमारा होता है इनफंडिबुलम, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। एम्पुलर रीजन में जाएगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सिंगल स्टेप नहीं है कि गया और लाइक उसने फर्टिलाइजेशन कर दिया, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद होती है, ठीक है। तो इसके स्टेप्स हम पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें पता ही है क्या होगा, हमारा स्पर्म एंट्री होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस फ्लो चार्ट को, एज इट इज, बहुत काम आएगा। आफ्टर द स्पर्म एंट्री क्या होगा? जो हमारा स्पर्म है कुछ क्या होगा, जैसे वजाइनल जो पीएच होता है उसमें बेचारा डिग्रेड हो जाएगा कुछ स्पर्म्स, ठीक है, और कुछ बेचारे कैपेबल ही नहीं हो पाएंगे फर्टिलाइजेशन के, डेड हो जाएंगे आधे ही रास्ते में। और जो कुछ स्पर्म बचेंगे उनको जो हमारी वजाइनल सिक्रीशंस हैं, वजाइनल सिक्रीशन, ठीक है, वो क्या करेगी? उन स्पर्म को कैपेबल बनाएगी, जिसे हम जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, कैपेबल। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म को? इट मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ making sperm capable of fertilization, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, कैपेसिटेशन के अंदर होता क्या है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हमने बताई थी कि सबसे ऊपर हमारा एक्रोसोम होता है, देन हमारा क्या होता है
न्यूक्लियस वाला रीजन होता है, देन हमारी नेक होती है, देन हमारा एक मिडल पीस होता है, ठीक है, ऐसे, एंड देन हमारी एक टेल होती है। ऐसा सा कुछ हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहां पे हमारा एक्रोसोम है, ये हमारा न्यूक्लियस है विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो सेंट्रियोल्स मैंने बताए थे, एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल और एक होता है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारा क्या था, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और इसके नीचे यहाँ पे ये हमारा होता है रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर इसकी पढ़ी थी। इन सब के फंक्शन में पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, जब टेल मूवमेंट होती है, स्विम करता है स्पर्म वजाइना के अंदर, तो हेल्प करता है पावर प्रोवाइड करने के लिए। और एक्रोसोम होता है हमारा डिग्रेड करने में हेल्प करता है, किसको, जो फीमेल के ओवा का जोना पैलिसिडा है उसको। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, जो वजाइनल सिक्रीशन है ना, ये हमारी जो ऊपर की लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जो लेयर है, इसको इस तरीके से रिमूव कर देता है और रिलीज कर देता है हमारे क्या, एक्रोसोमल कंटेंट को, यानी कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देता है, ठीक है। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है ये प्रोसेस। देखो डायग्राम से देखेंगे, स्पर्म एंट्री हुआ, ओवा के जाके अटैचमेंट उसने करी, इधर से क्या हो, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म हो गया, यहाँ पे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड हो गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस हो रहा है ये वाला, जिसमें एक्रोसोमल कंटेंट हमारा रिलीज हो रहा है, ये होता है हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो स्पर्म को कैपेबल बना दिया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, अभी बताया तुम्हें, एक्रोसोमल रिएक्शंस। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एक्रोसोम है ना, वो हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम को कैरी करते हैं, ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जो हमारा जैसे हुआ हाइलोरिनिडेज, ठीक है, या फिर इनको कंसेक्यूटिवली हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन, ठीक है, स्पर्म लाइसिन, ठीक है। अब ये रिलीज होते हैं जोना पैलिसिडा के पास, ठीक है, उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को होने के लिए ना दो हमारे मेजर फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहले हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन, दूसरा हमारे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होना बहुत क्रूशियल है फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन, अदरवाइज ये कंटेंट रिलीज नहीं होगा और जोना पैलिसिडा को डिग्रेड नहीं करेगा। यहां पे अब हमारी क्या हो गई, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट, ये हमारा किसका है, एक्रोसोमल रिएक्शन का। यहां पे क्या हुआ, हमारा कैपेसिटेशन हुआ स्पर्म का, ठीक है। ये कैपेसिटेशन, वो एक्रोसोमल रिएक्शन। अब जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, तुम ये देख रहे होगे, जो ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे कुछ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ना। तो ये क्या करते हैं, कोर्टिकल एंजाइम्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो कोर्टिकल एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो जाके कहाँ बाइंड करेंगे, सीधा हमारे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे 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 जाके इस पे जोना पैलिसिडा पे रिएक्ट करेगी, और ये कोर्टिकल एंजाइम्स, जैसे देखो यहाँ रिलीज हुआ ना, ये कोर्टिकल एंजाइम्स, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, जो हमारी जोना पैलिसिडा है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, सिंगल स्पर्म ओनली, ठीक है, ये कोर्टिकल एंजाइम रिलीज होंगे और जोना पैलिसिडा क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे, हार्डन द जोना पैलिसिडा, ठीक है। तो जैसे इसका हम नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, इसके बाद का हमारा क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ, और ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, कौन सा, द कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये हार्ड क्यों होती है, जोना पैलिसिडा हार्ड क्यों करी जाती है कोर्टिकल एंजाइम्स के द्वारा, क्यों होती है, ताकि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा सके, सिर्फ एक सिंगल स्पर्म की एंट्री हो, मोर देन वन स्पर्म की एंट्री ना हो पाए, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, टू प्रिवेंट
पॉलीस्पर्मी। ठीक है, अब पता लग गया होगा रोल कि ज़ोना पेलुसिडा क्या रोल होता है और ये क्यों क्रूशियल होती है। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारा ज़ोना पेलुसिडा हार्डन हुई और यहाँ पे है ना, ये देखो ये हमारी एक फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन कोन की। कोन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसी में कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है, फिफ्थ स्टेप हमारा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, ये क्या करेगा, इस फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू हमारा जो ये मेल न्यूक्लियस है ये इसको ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, फीमेल ओवा के अंदर। ठीक है, और ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही देखो इस स्टेप में बहुत क्रूशियल है, जैसे ही मेल जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो एंटर करता है, ठीक है, उसी टाइम पे जो हमारा ओवा होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था उसका सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है स्पर्म एंट्री पे। ठीक है, जैसे ही स्पर्म एंटर किया देन उसका जो हमारा सेकंड म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो ओवा का सेकंड म्योटिक डिवीजन है ना, वो कंप्लीट कब होता है, एट द स्पर्म एंट्री। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो दोनों न्यूक्लियस है वो कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, हमारा जाइगोट। इस इमेज में देखो, यहां से जैसे ओवा रिलीज हुआ, ओवरीज से फिम्बरी ने कैच किया, ऊपर लेके गया, ये हमारा ओवा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, स्पर्म एंट्री हुई, जो सारी रिएक्शन में पड़ी है, एक्रोसोमल रिएक्शन या फिर उससे पहले कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म एंड देन द कोर्टिकल रिएक्शन, वो हुई, और जो हमारा स्पर्म का जो प्रो न्यूक्लियस है वो एंटर कर गया। देखो ये स्टेज आ गई ना, मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, ये आ गए। अब जैसे ही ये स्टेज आएगी इसके बाद ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों फ्यूज करके क्या बना लेंगे, हमारा जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट की सिग्निफिकेंस क्या है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है मेल का एंड फीमेल का, बोथ है 23, जो इंटीग्रिटी है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो टोटल हो जाते हैं हमारे 46, यानी कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, जाइगोट की सिग्निफिकेंस ये है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है, क्रोमोसोम्स रिस्टोर। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे जाइगोट हमारा बन गया, इसके बाद हमारा शुरू होता है इम्प्लांटेशन। भाई अब क्लीवेज शुरू हो गया, क्लीवेज के बाद वो कैसे जाके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, क्योंकि अभी तो देखो हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे मूव करता जा रहा है। अब क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन से पहले क्या होता है, हमारे क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्लीवेज जैसे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, सिंगल न्यूक्लियस है और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्लीवेज में क्या होता है, ठीक है, रैपिड एंड सेवरल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। डिवीजन किसके, हमारे जाइगोट न्यूक्लियस के। ठीक है, जो हमारे ये बना है, जाइगोट की फॉर्मेशन हुए, ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, और डिवाइड होगा, इधर सिंगल सेल है, फिर डबल सेल स्टेज पे आएगा, डबल वाला फिर डिवाइड होंगे, 4 सेल स्टेज पे आएगा, ऐसा कर करके ये हमारे देखो सेकंड 2 सेल स्टेज। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही, देन ये इसकी 4 सेल स्टेज। ठीक है, और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली मोरूला स्टेज। ठीक है, ये हमारी जो 8 to 16 सेल स्टेज होती है ना, 8 to 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, इसको कहते हैं हमारी मोरूला स्टेज। अब इसको मोरूला क्यों कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक मलबरी। ठीक है, मलबरी फ्रूट होता है ना, तो उसके जैसे देखो इसकी अपीयरेंस हो जाती है। ये मोरूला स्टेज पे पहुंच जाता है। कितने सेल्ड होती है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज।
ठीक है, अब ये सब तो हमने देख लिया। अब ये सारा टॉपिक हमारा किसके अंदर आता है, इम्प्लांटेशन के अंदर। भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है, यहां तक का तुम सबने देख ही लिया। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे इसकी अगर हम लाइक डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अभी हमने मोरुला स्टेज तक पढ़ा ना, अब ब्लास्टोसिस्ट पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम में एम्बेड होती है, यानी कि उसमें अटैच हो जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इम्प्लांटेशन की। ठीक है, अभी होता कैसे, जैसे इधर से हमने पढ़ लिया भाई, ओवर रिलीज हुआ, स्पर्म एंट्री हुआ, फ्यूज हुए, ठीक है, उन्होंने जाइगोट बना लिया, जाइगोट के बाद फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज से 2 सेल स्टेज आ गई, सेकंड क्लीवेज में इसकी 4 सेल स्टेज आ गई। ठीक है, देन इसने क्या किया, आफ्टर द एंड ऑफ 4th डे, ठीक है, जब ये पहुंचा किस पे, 18 to 16 सेल स्टेज, जिसे हम कहते हैं मोरुला। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इसके बाद जो भी क्लीवेज होते हैं, ठीक है, अप टू 64 सेल स्टेज। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इधर इसने ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, ये 64 सेल स्टेज होती है। आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि जो इनर सेल मास है ना, वो एक एरिया में जाके जमा हो जाता है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये अलग हो जाती है, और इनर सेल मास अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये स्टेज देखो, ये हमारी इधर ब्लास्टोसिस्ट बन गया था। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, ये हमारे इनर सेल मास है। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कितने सेल स्टेज है, 64 सेल्ड। ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन तुम देख पा रहे हो, इसमें स्क्रीन में दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ, इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये इस स्टेज पे पहुंचता है और यूट्राइन कैविटी में इम्बेड होने की कोशिश करता है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर स्क्रीन पे देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन अलग बन जाती है। ठीक है, और अंदर कुछ सेल मास होता है, जैसे अंदर कुछ सेल्स ऑलरेडी होते हैं, जैसे ये देखो। ठीक है, ये आउटर सेल्स हैं। जैसे ये हमारी होगी ट्रोफोब्लास्ट, और ये हमारे हो गए इनर सेल मास। ठीक है, ये हमारे ब्लास्टोसिस्ट में ये 2 इंपॉर्टेंट लेयर्स सेल्स की बन जाती है। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये भाई इस तरीके से क्यों बनता है, ये डायरेक्ट जो हमारी मोरुला स्टेज है, या फिर उसके बाद जो 64 सेल स्टेज है, जिसके अंदर ये ब्लास्टोसील कैविटी, ये जो कंप्लीट कैविटी है ना, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ये ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन के बाद ही ब्लास्टोसिस्ट है जो हमारा, वो अटैच क्यों होता है यूट्राइन वॉल से, क्यों होता है। जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट है ना, ये हमारे कुछ जो प्लासेंटा के प्रीकर्सर्स है ना, प्लासेंटा के जो प्रीकर्सर मेम्ब्रेन्स है, या प्रीकर्सर कह सकते हो सेल्स है, दैट आर आवर, एक तो होता है कोरोइन लेयर, और दूसरी हमारी होती है एमनियॉन। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन करता है, और ये किस में हेल्प करती है, जो अटैचमेंट होती है ना हमारी इस पूरी ब्लास्टोसिस्ट की,
उसमें हेल्प करता है। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या बनाती है हमारी, कोरोइन और एमनियन बनाती है, जो कि हमारे प्लासेंटा के प्रिकर्सर्स होते हैं। और जो इनर सेल मास है ये हमारे प्रिकर्सर होते हैं किसके, एम्ब्रियो के, प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो के प्रिकर्सर है। जो भी हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेगी, जैसे हम जानते हैं आउटर वाली एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म, जिनसे हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो ओरिजिनेट होते हैं, उसके प्रिकर्सर कौन है हमारे, इनर सेल मास। और अटैचमेंट के लिए प्लासेंटा के प्रिकर्सर कौन है हमारे, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या बनाते हैं, कोरोइन और एमनियन। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इसको डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये स्टेज आ गई, ये जाके इस पे इधर देखो पूरा का पूरा एम्बेड हो गया। इसने यहाँ से कोरोइन लेयर इससे सेपरेट हो गई और लाइक बनना स्टार्ट हो गई कोरोनिक विलाइस। और यहाँ पे इसने अटैचमेंट कर ली किसके साथ, यूट्रस के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में देखो क्या होता है, ये पूरा का पूरा एट द एंड ऑफ 8th डे ये पूरा का पूरा यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों लेयर्स मिलके एक हमारी जो इनर सेल मास है ये दो लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। एक तो होती है हमारी एपिब्लास्ट और दूसरी हमारी होती है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, जैसे ही यहां से हमें पता लगा भाई इसने बना ली अपनी कोरोइन और एमनियन, ट्रोफोब्लास्ट ने, ये जो हमारी इनर सेल मास है ये भी डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट इनर सेल मास से जनरेट हुई, क्योंकि क्या करना है उनको एंड में जाके एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनानी है। ठीक है, और ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट थी इसने क्या किया, कोरोइन और एमनियन की लाइक फॉर्मेशन कर दी फॉर द अटैचमेंट टू द यूट्रस, ताकि वो यूट्रस से अटैच हो सके और प्लासेंटा की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है ये मिलके बना लेती हैं हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क, कंफ्यूज नहीं होना, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क वही है जो बाद में जाके आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर के अंदर डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, ये दोनों मिलके एम्ब्रियोनिक डिस्क बना लेंगी और वो जाके बाद में डिफरेंशिएट होगी हमारी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे इम्प्लांटेशन का, जब ये पूरा का पूरा एम्बेड हो जाता है इन द यूट्रस। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसके अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील, ये कैविटी बन गई ब्लास्टोसील। ठीक है, और ट्रोपोब्लास्ट है वो अटैचमेंट शुरू कर देता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, जब हमारी अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है, हमारा जो जोना पेलुसिडा है वो रिटेन रहती है हमारे किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो धीरे 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 डीजनरेट होती है और एकदम से डिसअपियर हो जाती है एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो अब इसकी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इंप्लांटेशन में यहां तक समझ में आया। अब क्या होता है, अब इसमें देखो हम दो चीज इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इंप्लांटेशन में। पहला तो है हमारा रोल ऑफ जोना पेलुसिडा। ठीक है, इंप्लांटेशन वहीं तक था जहां पे वो यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेड हो जाएगा। अब इसमें रोल ऑफ जोना पेलुसिडा क्या है, ठीक है, बेसिकली ये क्या रोल करती है कि एकदम बिल्कुल जो करेक्ट पोजीशन होती है ना इंप्लांटेशन की, दैट इज द यूट्रस का एंडोमेट्रियम, जैसे यूट्रस में एंटर करेगा तब हमें इंप्लांटेशन करनी है, उसका सिग्नल देती है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन होने से एक तरीके से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये सस्टेन रहती है जब तक वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल कर रहा है, इन द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जैसे ही यूट्रस की तरफ मूवमेंट होती है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लास्टोसिल बनती है, ये धीरे धीरे क्या होती है, डीजनरेट होती है। ठीक है, ये डीजनरेट होगी और जैसे ही साइट ऑफ इंप्लांटेशन आएगा हमारा, जैसे यूट्रस है, साइट ऑफ इंप्लांटेशन, ठीक है, ये डिसअपियर हो जाएगी, जोना पेलुसिडा। ठीक है, और देन हमारा जो इंप्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बस इसको अगर एक सिंगल लाइन में समझाना हो तो क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है किसी गलत जगह पे इंप्लांटेशन होने से। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द HCG, ह्यूमन
गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन हो गया, इसके बाद ये जो हार्मोन है इसका क्या रोल होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जो ट्रोपोब्लास्ट है वो कोरोइन और एमनियन की फॉर्मेशन करती है, वो एक और काम करती है, वो क्या करती है, इस हार्मोन को रिलीज करती है। किससे रिलीज हो रहा है, द ट्रोपोब्लास्ट ब्लास्ट सेल्स रिलीज HCG। ठीक है, जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं वो HCG को रिलीज करते हैं। अब जो HCG होता है वो क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको सस्टेन होने में, लाइक वो डीजनरेट ना हो, उसमें हेल्प करता है, टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हमारा सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोजेस्टेरोन बहुत ही क्रूशियल हार्मोन है इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ठीक है, HCG जब रिलीज होगा ये प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है उसको कंटिन्यू करवाएगा, किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करेगा, हमारी जो एंडोमेट्रियम है इसको प्रिपेयर करेगा, वाटरी म्यूकस को रिलीज करता रहेगा, जिससे जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन के और प्रेगनेंसी के ज्यादा, मतलब कि ज्यादा उसके काबिल बन सके, और लाइक इम्प्लांटेशन भी हो सके और प्रेगनेंसी कंसीव कर सके हमारा यूट्रस। अब एक और चीज है, जब ये म्यूकस रिलीज करता है ना, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है जो हमारी एंडोमेट्रियम है उन सेल से, वजाइनल सेल से, तो क्या होता है, जो हमारी वजाइनल ऑरिफिस है, देखो एक डायग्राम में देखते हैं इसको। हाँ, यहां देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ना हमारी इम्प्लांटेशन हो चुकी है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स HCG रिलीज कर रहे हैं, मतलब HCG को रिलीज कर रहे हैं। HCG ने कॉर्पस ल्यूटियम को जैसे ओवरी के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, ये हमारा जैसे मान लो कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, इसको मेंटेन कर लिया, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ जो हमारी वजाइनल सेल्स हैं ये क्या करेंगे, वाटरी म्यूकस को रिलीज करेंगी। ठीक है, अब वो वाटरी म्यूकस वगैरह क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग की फॉर्मेशन कर लेगा सर्विक्स पे। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको कहते हैं म्यूकस प्लग। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे म्यूकस प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आगे बच्चा बड़ा होता है, फीटल स्टेज के अंदर जाता है, डेवलपमेंट होती है, तो उसको फॉल डाउन नहीं होने देता। एक तरीके से इधर प्रोटेक्टिव प्लग है ये। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना भाई फर्टिलाइजेशन होती क्या है, कहाँ होती है। ठीक है, इसके सभी हमने स्टेप्स के बारे में पढ़ा कि भाई कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे स्पर्म एंट्री हुआ, वजाइनल सिक्रीशन से हमारा जो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है ये हुआ, देन एक्रोसोमल रिएक्शंस, देन कॉर्टिकल रिएक्शन से जो हमारी जोन ऑफ पेलिसिड है वो हार्डन हो जाती है और क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ठीक है, कहां पर है, हाँ, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, ये इधर देखो। ठीक है, अब पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होगी, फर्टिलाइजेशन कौन बन गया, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस अंदर आ गए। ठीक है, ये देखो ये दोनों अंदर है, एंड देन ये फ्यूज करेंगे, क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेंगे। जाइगोट किस में जाएगा, क्लीवेज में जाएगा। क्लीवेज क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोटिक न्यूक्लियस का। ठीक है, क्लीवेज में गया, पहले इसने ब्लास्टोमर्स बना लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज के बाद 2 सेल स्टेज, देन और ब्लास्टोमर्स, देन इसने बनाया एट द एंड ऑफ 3rd डे इसने बनाए 18 to 16 सेल्ड मोरुला स्टेज। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है जो फेलोपियन ट्यूब में होती है। इसके बाद सीधा हमारी बनती है ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी, देन ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन होती है, और जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास के अंदर हमारा डिवाइड हो जाता है जो ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, इनके फंक्शंस हमने कर लिए, प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो होता है और ये प्रिकर्सर ऑफ प्लेसेंटा होता है एक तरीके से। अब इस स्लाइड में देखो ये पूरा इसके अंदर एम्बेड हो गया, एंड देन मैंने रोल बताया जो हमारी जोना पेलिसिडा है वो क्या करती है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन प्रोवाइड कराती है, सही जगह पे ही इम्प्लांटेशन हो इसको लाइक चेक करती है। ठीक है, देन हमने कहा कि जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं वो HCG रिलीज करते हैं। HCG सेल्स क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज रहेगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। ठीक है, और दूसरा ये म्यूकस रिलीज करेगा, उससे हमारा क्या बनेगा, म्यूकस प्लग बनेगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन
एम्बेडमेंट पढ़ी, दोनों सेल्स के बारे में जाना, ट्रोपोब्लास्ट के बारे में और इनर सेल मास के बारे में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स जाने। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये सब लेक्चर पसंद आए होंगे मेरे अब तक के। ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।